हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 16 स्थानीय सरकार पार्ट 2 यानी आगे का भाग पढ़ाने वाली हूँ। पिछले भाग में हम लोगों ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ते हैं जिला पंचायत। स्थानीय सरकार का तीसरा स्तर जिला पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे ऊपरी स्तर है। रचना: जिला पंचायत की सदस्य संख्या कम से कम 32 और अधिक से अधिक 52 होती है। जिले की जनसंख्या के आधार पर जिला पंचायत की बैठक निश्चित होती है, जिसमें 50% बैठकें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाती है। प्रत्येक बैठक के विस्तार के मतदाता अपना सदस्य चुनते हैं। ये निर्वाचित सदस्य बहुमत से प्रमुख और उप प्रमुख चुनते हैं। इसी तरह निर्वाचित सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षण समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य समिति की रचना की जाती है। जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिला पंचायत के बारे में यहाँ बताया गया कि स्थानीय सरकार का तीसरा स्तर जिला पंचायत है। त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर के पंचायती राज का सबसे ऊपर का स्तर है जिला पंचायत। इसका निर्माण बता रहे हैं कि जिला पंचायत की सदस्य संख्या कम से कम 22 और अधिक से अधिक 52 होती है। जिले की जनसंख्या के आधार पर जिला पंचायत की बैठक निश्चित की जाती है, जिसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जाती है। प्रत्येक बैठक के विस्तार के मतदाता अपना सदस्य चुनते हैं। चुने गए सदस्य अधिक मत से प्रमुख और उप प्रमुख चुनते हैं। इसी तरह निर्वाचित सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षण समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य समिति का निर्माण किया जाता है। जिला पंचायत का काम करने का समय 5 वर्ष होता है। आगे है प्रशासन। जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को जिला विकास अधिकारी DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार की योजनाओं का संकलन और अमल जिला पंचायत करती है। जिला पंचायत के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को जिला विकास अधिकारी DDO यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। इसका नियुक्ति राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार की योजनाओं का संकलन और अमल जिला पंचायत करती है। आगे है कार्य। जिला पंचायत के क्या कार्य हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिला पंचायत तहसील पंचायत और ग्राम पंचायत की प्रवृत्तियों यानी कार्यों का नियंत्रण और सहायता का कार्य करती है। राज्य सरकार की महसूल, शिक्षा, सहायता, सिंचाई, पशु संवर्धन, कृषि आदि प्रवृत्तियों का जिला स्तर पर संचालन और नियंत्रण करती है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उप कार्यकारी इंजीनियर आदि जिला अधिकारी पंचायत के कार्य संभालते हैं। जिला पंचायत कार्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि जिला पंचायत तहसील पंचायत और ग्राम पंचायत की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण यानी काबू और उनकी सहायता का कार्य करती है। राज्य सरकार की महसूल, शिक्षा, सहायता, सिंचाई, पशु संवर्धन का मतलब होता है पशु की बढ़ोतरी, कृषि आदि जैसे कार्यों का जिला स्तर पर संचालन करना यानी चलाना और उस पर रोक करना उसका कार्य है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उप कार्यकारी इंजीनियर आदि अधिकारी जिला पंचायत के कार्य करते हैं, उसको संभालते हैं। आगे है सामाजिक न्याय समिति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समाज के कमज़ोर वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक सुविधा मिलती रहे, ऐसी योजनाएं बनाना और उनको लागू करना आदि कार्य सामाजिक न्याय समिति का है। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर यह समिति 5 सदस्यों की होती है। पंचायती राज में तीनों स्तरों पर सामाजिक न्याय समिति की रचना करना अनिवार्य है। इस समिति का कार्य कमज़ोर वर्गों को न्याय देना है।
यहाँ पे कह रहे हैं सामाजिक न्याय समिति के बारे में कि समाज के जो कमज़ोर वर्गों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक सुविधा मिलती रहे ऐसी योजनाएं बनाना और उनको लागू करना आदि कार्य सामाजिक न्याय समिति का है। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर यह समिति 5 सदस्यों की होती है। पंचायती राज में तीनों स्तरों पर सामाजिक न्याय समिति का निर्माण करना अनिवार्य है, आवश्यक है। इस समिति का कार्य कमज़ोर वर्गों का न्याय देना है। आगे है शहरी प्रशासन। हमारे देश में 1 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका तथा 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में महानगर पालिका स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं। जनसंख्या के आधार पर यह क्षेत्र निश्चित किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से प्रति 5 वर्षों में चुनाव करवाया जाता है। शहर के सभी मतदाता चुनाव में भाग ले सकते हैं। शहरी प्रशासन के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में 1 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका तथा 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में महानगर पालिका स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं। जनसंख्या के आधार पर यह क्षेत्र तय किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से हर 5 वर्ष में चुनाव करवाया जाता है। शहर के सभी मतदाता चुनाव में भाग ले सकते हैं। आगे है नगर पालिका। सामान्य रूप से 25,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका होती है। नगर पालिका की सदस्य संख्या कम से कम 28 होती है। नगर पालिका के बारे में बताया गया है कि साधारण रूप से 25,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका होती है। नगर पालिका की सदस्य संख्या कम से कम 28 होती है। आगे है नगर पालिका की रचना के बारे में पढ़ेंगे। नगर पालिका के विस्तारों को जनसंख्या के आधार पर विविध वार्डों में बांटा जाता है। एक वार्ड में 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% महिला आरक्षित सदस्य होती हैं। निर्वाचित सदस्यों में से प्रमुख और उप प्रमुख चुना जाता है। प्रमुख निर्वाचित अध्यक्ष हैं, जिसका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है। वह नगर पालिका का अध्यक्ष पद संभालता है। रचना नगर पालिका के निर्माण के बारे में रचना के बारे में यहाँ बताया गया है कि नगर पालिका के विस्तारों को जनसंख्या के आधार पर अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। एक वार्ड में यानी विभाग में 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% महिला आरक्षित सदस्य होती हैं। निर्वाचित सदस्यों में यानी चुने गए सदस्यों में से प्रमुख और उप प्रमुख चुना जाता है। प्रमुख निर्वाचित अध्यक्ष है, जिसका काम करने का समय 2.5 साल का होता है। वह नगर पालिका का अध्यक्ष पद संभालता है। आगे है प्रशासन। निर्वाचित सदस्यों में से विविध समितियां बनाई जाती है। कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति, स्वास्थ्य समिति, सफाई समिति, निर्माण कार्य समिति आदि। इसके उपरांत आवश्यकता अनुसार अन्य समितियों की रचना की जाती है। नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी को चीफ ऑफिसर कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। यहाँ प्रशासन के बारे में बताया जा रहा है कि नगर पालिका का शासन कैसा है। इसमें कह रहे हैं कि निर्वाचित सदस्य जो चुने गए सदस्य हैं, उनमें से अलग अलग समितियां बनाई जाती है। कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति, स्वास्थ्य समिति, सफाई समिति, निर्माण कार्य समिति आदि। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार दूसरे समितियों की रचना की जाती है। नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी को चीफ ऑफिसर कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। आगे है कार्य। नगर पालिका के कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नगर पालिका द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था करना, मार्ग, गंदे पानी का निकास, सफाई व्यवस्था, जन्म, मृत्यु और विवाह का नामांकन करना, नगर नियोजन और शिक्षा की व्यवस्था, अग्निशमन, अखाद्य पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही, बगीचा, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं देना, सांस्कृतिक भवनों तथा सभागृह का निर्माण और देखभाल।
नगर पालिका के कार्य के बारे में बताया गया कि पीने की पानी की व्यवस्था करती है नगर पालिका, रास्ते, गंदे पानी का निकास, सफाई व्यवस्था का काम करती है, जन्म और मृत्यु और विवाह का पंजीकरण करती है, नगर नियोजन और शिक्षा की व्यवस्था करती है, अग्निशमन, अखाद्य यानी जो खाने के योग्य न हो ऐसे पदार्थों के बेचने के खिलाफ कार्यवाही करती है, बगीचा, पुस्तकालय आदि की सुविधा देती है, सांस्कृतिक भवनों तथा सभागृह का निर्माण और देखभाल का काम नगर पालिका करती है। आगे है महानगर पालिका, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महानगर पालिका में सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। महानगर पालिका के सदस्य को कॉरपोरेटर काउंसिलर कहते हैं। महानगर पालिका के प्रमुख को मेयर कहते हैं। गुजरात में 8 महानगर पालिकाएँ हैं। रचना, महानगर पालिका को विविध वार्डों में बांटा जाता है। 75,000 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया जाता है जिसमें 4 सदस्य होते हैं। उनमें से 50% बैठकें महिला सदस्य के लिए आरक्षित होती है। शहर के सभी मतदाता चुनाव में मतदान कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के कॉरपोरेटर को चुन सकते हैं। विविध वार्डों में से निर्वाचित सदस्य बहुमत से अपना मेयर चुनते हैं। मेयर अपने पद पर 2.5 वर्ष रहता है। महानगर पालिका के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि महानगर पालिका में सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। महानगर पालिका के सदस्य को कॉरपोरेटर काउंसिलर कहते हैं। महानगर पालिका के प्रमुख को मेयर कहते हैं। गुजरात में 8 महानगर पालिकाएँ हैं। इसकी रचना के बारे में दिया गया है कि महानगर पालिका को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। 75,000 की जनसंख्या के आधार पर एक वार्ड बनाया जाता है जिसमें 4 सदस्य होते हैं। उनमें 50% सीटें महिला सदस्य के लिए सुरक्षित रखी जाती है। शहर के सभी मतदाता चुनाव में मतदान कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के कॉरपोरेटर को चुन सकते हैं। अलग अलग वार्डों में से चुने गए सदस्य अधिक मत से अपना मेयर चुनते हैं। मेयर अपने पद पर 2.5 साल तक काम करता है। आगे है प्रशासन, इसके बारे में पढ़ते हैं। निर्वाचित सदस्यों से विविध समितियां बनाई जाती हैं जिसमें कार्यकारिणी समिति, स्टैंडिंग कमेटी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी को म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। फिर है कार्य, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है इसलिए नागरिकों की सुविधा और शहर के विकास के लिए अधिक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना होता है। पहला है सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था और वितरण, गटर व्यवस्था, सफाई कार्य और गंदे कचरे का निकास, मार्ग बनाना और देखरेख करना, मार्गों पर लाइट की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पुस्तकालय, खेल के मैदान और बाग बगीचे बनवाना, खाद्य सामग्री में होने वाली मिलावट को रोकना, जन्म, मृत्यु और विवाह को दर्ज करना। महानगर पालिका के प्रशासन के बारे में यहाँ बताया गया है कि निर्वाचित सदस्यों से अलग अलग समितियाँ बनाई जाती हैं जिसमें कार्यकारिणी समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी को म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। उसके कार्य कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है इसलिए नागरिकों की सुविधा और शहर के विकास के लिए अधिक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना होता है। महानगर पालिका को सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी महानगर पालिका को होती है। पीने के साफ पानी की व्यवस्था और उसे जगह जगह पहुंचाने का काम करती है। गटर की व्यवस्था, सफाई जैसे काम और गंदे कचरे का निकास किस तरह हो उसका जिम्मेदारी महानगर पालिका के ऊपर होता है। रास्ते बनाना, उसका देख रेख करना, रास्तों पर लाइट की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पुस्तकालय, खेल के मैदान और बाग बगीचे बनवाना महानगर पालिका करती है। खाद्य सामग्री यानी खाने की सामग्री में होने वाली मिलावट को रोकने का काम, जन्म, मृत्यु और विवाह को दर्ज करने का काम महानगर पालिका करती है। आगे है कलेक्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
जिला कलेक्टर जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह कलेक्टर के उपरांत जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। उसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या पदोन्नति द्वारा होती है। उसे राज्य सरकार नियुक्ति देती है। वह जिले में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। जिले में जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी सर्जित न हो, यह निश्चित करने का कार्य कलेक्टर का होता है। यहाँ कलेक्टर के बारे में बताया गया है कि जिला कलेक्टर जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह कलेक्टर के उपरांत यानी अलावा जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम करता है। उसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या पदोन्नति द्वारा होती है। उसे राज्य सरकार नियुक्ति देती है। वह जिले में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। जिले में जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कमी पैदा न हो, यह निश्चित करने का काम कलेक्टर का होता है। आगे है, पंचायती राज में जिला कलेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिला स्तर पर सभी विभागों के कार्यों का संकलन और संचालन करता है। समग्र जिले के विकास के लिए बनी जिला आयोजन समिति का सचिव जिला कलेक्टर होता है। वह ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या निश्चित करता है। ग्राम पंचायत में आरक्षित सीटों का आवंटन यानी वितरण करता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों तथा महिलाओं के लिए सरपंच के पद को आरक्षित करने का निर्णय लेता है। यहाँ बता रहे हैं जिला पंचायती राज में जिला कलेक्टर की जो रोल होती है, भूमिका, वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जिला स्तर पर सभी विभागों के कामों का संकलन और संचालन करता है। पूरे जिले के विकास के लिए बनी जिला आयोजन समिति का सचिव जिला कलेक्टर होता है। वह ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या निश्चित करता है। ग्राम पंचायत में सुरक्षित सीटों का वितरण भी करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यानी शिक्षा के रूप में पिछड़े वर्गों के लोगों तथा महिलाओं के लिए सरपंच के पद को सुरक्षित रखने का निर्णय भी लेता है। आगे है तहसीलदार, मामलतदार। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तहसीलदार तहसील स्तर का मुख्य अधिकारी होता है, जिसकी पसंदगी गुजरात लोक सेवा आयोग गुजरात में जीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा और पदोन्नति द्वारा की जाती है। तहसीलदार लगभग 50 से उससे अधिक गाँव के समूह से बनी तहसीलदार का महसूल अधिकारी होता है। वह कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कानून व्यवस्था के लिए सीधे जिला कलेक्टर के प्रति जवाबदार होता है। स्थानीय स्वराज्य के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनाव आयोजित करना, विविध प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र देना, मध्याह्न यानी दोपहर का भोजन योजना का संचालन तथा नियंत्रण का कार्य, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव के कार्य आदि करता है। तहसीलदार के बारे में यहाँ बताया गया है कि तहसीलदार तहसील का स्तर का मुख्य अधिकारी होता है। उसकी पसंदगी गुजरात लोक सेवा आयोग गुजरात में जीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा और पदोन्नति यानी पद की उन्नति द्वारा की जाती है। तहसीलदार लगभग 50 से उससे अधिक गाँव के समूह से बनी तहसील का महसूल अधिकारी होता है। वह कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कानून व्यवस्था के लिए सीधे जिला कलेक्टर के प्रति जवाबदार होता है। स्थानीय स्वराज्य के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनाव आयोजन करना, विविध प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र देना, दोपहर के भोजन का आयोजन का संचालन तथा नियंत्रण का काम, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव के काम आदि करता है। आगे है लोक अदालत। इसके बारे में पढ़ते हैं। गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, प्राकृतिक आपत्तियों के भोग बने व्यक्ति, कम आय वाले व्यक्ति किसी भी कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित यानी बाकी न रहें, इसके लिए लोक अदालतों की स्थापना की गई है। दोनों पक्ष सहमत हो तो उन्हें लोक अदालत में बुलाया जाता है। लोक अदालत विवाद निवारण का श्रेष्ठ
उच्च विकल्प है, रास्ता है। किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, इस तरह लंबे समय से चले आ रहे केसों का समाधान लाते हैं। इसमें केस दर्ज करने के लिए कोई खर्च नहीं होता। कोर्ट कचहरी में लंबे समय से पड़े केसों का दोनों पक्षों को संतोषजनक और समाधान पूर्वक न्याय मिलता है। बार बार तारीख पर धक्के खाते पक्षकारों, गवाहों को होने वाली परेशानियों से लोक अदालत मुक्त करती है। लोक अदालत के बारे में बताया जा रहा है कि गरीब और सामाजिक रूप से पीछे हो गए लोगों, प्राकृतिक आपदाओं के जो शिकार हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों, कम आय वाले व्यक्ति किसी भी कारण से अगर न्याय प्राप्त करने से बाकी रहते हैं तो बाकी न रहें, इसके लिए लोक अदालतों की स्थापना की गई है। दोनों पक्ष सहमत हो तो उन्हें लोक अदालत में बुलाया जाता है। लोक अदालत लड़ाई झगड़े के निवारण का श्रेष्ठ विकल्प है, रास्ता है। किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, इस तरह लंबे समय से चलते आ रहे केसों का हल लाते हैं। इसमें केस दर्ज करने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता है। कोर्ट कचहरी में लंबे समय से पड़े केसों का दोनों पक्षों को संतोषजनक और समाधानपूर्वक न्याय मिलता है। बार बार तारीख पर धक्के खाते जो पक्षकार होते हैं, गवाहों को होने वाली परेशानियों से लोक अदालत मुक्त यानी आज़ाद करती है। आगे है समाधान संभव न हो तो लोक अदालत केस हाथ में लेकर निर्णय देती है, जो सभी पक्षों को मान्य होता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालतों से विवादों का अंत होता है, दोनों पक्षों को न्याय मिलता है और परस्पर लड़ने झगड़ने वाले लोगों के बीच समाधान होता है। बताया जा रहा है कि समाधान यानी हल संभव न हो तो लोक अदालत केस को हाथ में लेकर फैसला देती है, जो सभी पक्षों को मानना पड़ता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालतों से विवादों का अंत आता है, दोनों पक्षों को न्याय मिलता है और लगातार लड़ने वाले लोगों के बीच हल निकल आता है। आगे है धन और समय की बचत होती है। गुजरात कानूनी सेवा सत्तामंडल गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद द्वारा गुजरात राज्य के जिलों में अस्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। अस्थायी लोक अदालत में केस दर्ज करने अथवा कोई भी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट की फीस नहीं लगती है। लोक अदालत के बारे में यहाँ बताया गया कि धन और समय की बचत होती है। यहाँ जाने पर गुजरात कानूनी सेवा सत्तामंडल गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद द्वारा गुजरात राज्य के जिलों में अस्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। अस्थायी लोक अदालत में केस दर्ज करने अथवा कोई भी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट की फीस नहीं लगती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। लेसन सभी को करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।